आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है असम और उसके नए आदाद शुमार। दरअसल असम की सियासत एक बार फिर से शहरी और गैर शहरी को लेकर के गर्म है। असम में गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी पनाह गुज़ीन एक बड़ा मसला रहे हैं, जिसको लेकर के कई बार असम में तहरीकें भी हुई हैं, लेकिन यह मसला कभी सुलझ नहीं पाया है और अब तक तो यह उलझा हुआ ही है। अब सरकार ने एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों को कानूनी शहरी के तौर पर मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं 1.39 करोड़ लोगों को अभी शहरियत नहीं मिली है, उनका अभी वेरिफिकेशन चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया, क्या वो आने वाले वक्त में फौरन मुल्क के बाहर भेज दिए जाएंगे? आखिर वो जाएंगे कहां? और एनआरसी के अपडेट हो जाने के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? मामले पर कांग्रेस या फिर बीजेपी, कौन सियासी फायदा हासिल कर पाएगा या कौन हासिल करना चाहता है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो असम हुकूमत ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इसमें असम के 1.9 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की शहरियत मिल गई है। पूरा जो मामला है उस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। काफी दिनों से पहचान की गांठ में फंसी असम की आवाम को अपने होने का वजूद मिल गया। सरकार ने एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके बाद 1.9 करोड़ लोग कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के शहरी हो गए हैं। मतलब 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ को अपनी पहचान मिल गई है, जबकि बाकी के 1.39 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन चल रहा है। मतलब कि दूसरी लिस्ट जारी होने तक बाकी लोगों की किस्मत का फैसला होना बाकी है। असम में कानूनी तौर पर शहरियत लेने के लिए कुल 3.29 करोड़ लोगों ने दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नया नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 31 दिसंबर 2017 की आधी रात को जारी किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे बाकी नामों का वेरिफिकेशन होता जाएगा, हम ड्राफ्ट जारी करते रहेंगे। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी नाम इस लिस्ट में आ गए हों। जिनके नाम इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नामों का वेरिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस है और उन्हें अगले ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए। जो एनआरसी का ड्राफ्ट, वो पार्ट ड्राफ्ट रूल होंगे और इसमें करीबन 2 करोड़ का नाम इसमें प्रकाशित होंगे। अगर इसमें किसी का नाम नहीं भी रहा, उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। सरकार जो भी बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है, उनके पक्ष में सरकार हमेशा है और रहेगा। दरअसल असम में हिंदुस्तानी शहरियों की पहचान के लिए उनका नाम नेशनल सिटीजन रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। इसके लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस 2015 में शुरू हुआ था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 31 दिसंबर 2017 तक एनआरसी का पहला ड्राफ्ट आ जाना चाहिए। 2018 में नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर का यह पूरा अमल खत्म कर लिया जाएगा। असम देश का इकलौता सूबा है जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, लेकिन असम में सियासत इसी धुरी पर घूमती रही है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि असम की सरकार बांग्लादेशी की पहचान कर उन्हें देश से निकालने में कामयाब होगी। असम में सरकार है, वो सरकार सक्षम है बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को चिन्हित करने में। मुझे पूरा भरोसा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के लिए समस्या नहीं है, गंभीर समस्या है। हुक एंड क्रुक उनको निकाल करके भेजना चाहिए। ये देश सराय नहीं है, ये देश धर्मशाला नहीं है। इस देश में, इस देश के लोगों के जो हक हैं वो अगर मारे जाएंगे तो कैसे रहेगा आदमी? असम में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशियों का मसला काफी पुराना है। इस इशू पर कई बड़ी तहरीक भी हुई है। असम के रहने वाले लोगों का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे लोग उनका हक मार रहे हैं।
80 की दहाई में इसे लेकर एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, जिसके बाद असम गण परिषद और उस वक्त की राजीव गांधी सरकार के बीच मुआहदा पाया गया था कि 1971 तक जो भी बांग्लादेशी असम में घुसे उन्हें शहरियत दी जाएगी और बाकी को निकाला जाएगा। इसके बाद असम गण परिषद ने वहां सरकार भी बनाई, हालांकि मुआहदा आगे नहीं बढ़ा। एनआरसी जब दे रहा है सरकार ने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एनआरसी एक ऐसा चीज है जो एक नेशनल सर्टिफिकेट है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कर रहा है। दरअसल असम में रह रहे लोगों को ये साबित करना है कि उनके वालिदैन 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले ही यहाँ आकर रहने लगे थे, यानी वो बांग्लादेश बनने के बाद असम नहीं आए। वाज़ेह हो कि असम में पिछले कई साल से गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से आकर यहाँ रहने वालों का मुद्दा उठता रहा है। 2016 में असम में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। बीजेपी के सत्ता में आने की वजह एनआरसी ड्राफ्ट जारी करने की मांग भी मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असम में गैर कानूनी तरीके से रह रहे जो तमाम बांग्लादेशी हैं, उनका मुद्दा असम की सियासत में भी एक बड़ा मामला रहा है। मुल्क के लिहाज से भी ये एक बड़ा मसला है और इसको हल करने के लिए लगातार कोशिशें तो हुई, लेकिन कोशिशें दरअसल जमीन पर नहीं उतर पाई। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि भारी तादाद में जो गैर कानूनी एक तरह से शहरी हैं असम में, बांग्लादेश से आए हुए जो तमाम शहरी हैं, वो इस वक्त भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इसी को निकालने की जो हिकमत अमली है वो तैयार की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी होती है और वहां पर एक बड़ा तबका यह भी नजर आता है कि इनकी हिमायत में वो खड़ा दिखता है। इन सब के बीच आखिर आने वाले वक्त में क्या हिकमत अमली होगी और एनआरसी की जब जो एक वेरिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या अमल दरामद होगी, ये तमाम सवाल हैं। इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहां नोएडा स्टूडियो से बीजेपी के तर्जुमान अशोक गोयल साहब हैं, तो वहीं बनारस स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। यहीं स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमलेंदु उपाध्याय साहब हैं और इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल यूएस राठौर साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और अमलेंदु उपाध्याय जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। दरअसल इसकी बुनियाद और ये जो असल मसला है और अब तक जो इसमें छोटी छोटी अपडेट्स हुई हैं और इस पर जो सियासत होती रही है, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि एक ब्रीफ आप कम से कम एक तरह से इंट्रो दे दें कि असल में मामला क्या है और इस पर हम फिर बातचीत शुरू करें। देखिए, असल में जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई थी, मसला वही है। सन 51 की जो जनगणना हुई उसके आधार पर तय हुआ कि एनआरसी बनेगा और उसी पे वो सब बात शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर जो आंदोलन शुरू हुआ असम गण परिषद का और आसू का खास तौर से वहाँ असम में, तो उसके बाद फिर विवाद जो था वो काफ़ी एकदम से आगे बढ़ करके आया। और अब स्थिति ये हो गई थी कि मतलब असम में असमिया और गैर असमिया 2 तरीके से विभाजन जो था वो हो गया था और आज तक है वो। और आपने देखा होगा बीच में खबरें काफ़ी आती रही कि वहाँ जो उत्तर प्रदेश और बिहार के भी काफ़ी जो लोग वहाँ रहते हैं उनके ऊपर भी वहाँ हमले हुए। तो एक तरीके से वो क्षेत्रीय अस्मिता का जो था एक तरीके से वो मामला बन गया। ठीक है। समस्या ये है कि जो समझौता राजीव गांधी का और असम गण परिषद का, जो मतलब उस समय केंद्रीय सरकार थी राजीव गांधी की और जो असम की सरकार थी और असम गण परिषद के जो बीच समझौता हुआ था, उस समझौते के आधार पर यह तय हुआ था कि ये रजिस्टर जो है वो बनेगा, उसको जारी किया जाएगा। और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे फिर ये काम शुरू हुआ। ठीक है। तरुण गोगोई जी की सरकार थी, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो था वो मई 2015 में शुरू हुआ उस समय। और लगभग 68.27 लाख परिवारों के 6.5 करोड़ दस्तावेज जो थे वो पहुंचे जांच के लिए। उस पे ये सब जांच शुरू हुई और अब जो कल जो लिस्ट जारी की है एनआरसी ने, तो उसमें 1.9 करोड़ जो लोग हैं उनके नाम लिस्ट में आ गए हैं। बाकी के लिए कहा गया है कि वो जांच प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। इस बीच में इस पे राजनीति ये हो रही है कि बीच में एक मसला ये उठा कि जो दस्तावेज के जो कागज मांगे गए वो प्रक्रिया जो है वो ठीक तरीके से नहीं अंजाम दी जा रही है। बहुत से लोगों के पास कागज थे ग्राम पंचायतों के दिए हुए, वोटर लिस्ट में भी जैसे लोगों के नाम थे या और कागजात थे,
तो वो जो थे वो अमान्य कर दिए गए। वो लगभग 50 लाख लोगों के पेपर्स थे। लेकिन अमलेंदु जी, एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं समझना चाहता हूं और इसी पर फिर बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप असम के शहरी हैं, मोटी मोटी बात यह हो गई। अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आज हम और आप भी अपने घर में तमाम कागजात जब खंगालेंगे तो बामुश्किल ही ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो 1971 से पहले के हों या फिर इतने पुराने हों। तो क्या ये प्रैक्टिकलिटी पर सही उतरता है? मैं इतना जानना चाहता हूं। नहीं, प्रैक्टिकलिटी पर संभव इसलिए नहीं है कि आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस आधार पर होगा तो मैं समझता हूं कि आधी से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान से बाहर हो जाएगी। इतने पुराने कागजात मिलने को सवाल नहीं। 1947 में देश आजाद हुआ और तब से लेके आज तक 4 पीढ़ियां जो है वो बदल चुकी। तो 4 पीढ़ियों के कागजात कहां संभाल के रखे होंगे? वो पंजों के अलावा और कहीं नहीं हो सकते जहां बहियां संभाल के रखी जाती हैं, पीढ़ियों का इस्तेमाल का दर्ज होता है, उन्हीं के पास मिल सकता है। तो ये असल में इस प्रोसेस पे, हालांकि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये हो रहा है, उस पे हो रहा है, तो इसलिए मतलब उस पे वो गौर किया ही होगा कोर्ट ने, लेकिन फिर भी गौर किया होगा। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कोर्ट में नहीं आ पाती हैं, और प्रैक्टिकल चीजें बहुत सी ऐसी होती हैं जो कोर्ट के सामने नहीं आ सकती हैं। जो जमीन पे सरकारी मशीनरी है वो उसको जब करती है, सामाजिक संगठन होते हैं वो करते हैं, तो नहीं होता। राजनीतिक संगठन होते हैं तो वो दिक्कतें तब सामने आती हैं। और यही विवाद जो था अभी बीच में इस दौरान कई बार उठे भी थे, ठीक है, कि इस तरीके से हो रहा है। और वो हमने तो ये भी देखा कि बहुत से जो फौजी हैं उनसे भी बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए। फौजी ये कहता है कि मैंने 20 साल मुल्क की हिफाजत की, उसकी खिदमत की, और मुझसे आज सबूत मांगा जा रहा है। ये आपको भी पता है कि इस तरह के मामला सामने आए और वो भी बहुत अफसोसनाक नजर आ रहे थे। नहीं, ऐसे हुए और होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। अशोक गोयल साहब, आप सुन रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की भी बात कर रहे हैं हम यहां पर, इस पर आप क्या कहेंगे? और आगे आपकी भी गवर्नमेंट है, पहली बार आप वहां पर हैं, तो फिर किस तरीके से आप इसको आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं? और इन सब के बीच प्रैक्टिकल सवाल भी कि सर, क्या वाकई आपके घर में भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है 1951 का, 52 का या 70 का? आपको याद है? नहीं, बहुत प्रैक्टिकल बात है सर। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्योंकि मुद्दा 79 से चल रहा है, जो कि असमीज लोगों की एक्सप्रेशन का मसला था, जो उन्होंने उठाया कि बाहर के जो बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आ गए, और 85 में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर असम गण परिषद की सरकार बनी, राजीव गांधी जी के साथ उनका समझौता हुआ और कुछ बातों पर एग्री हुए। तब से लेकर लगातार ये मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता आ रहा है। एक डी वोटर्स वहां पे पहली बार पूरे हिंदुस्तान में एक डी वोटर्स के नाम पर, वहां पर इसका मतलब डाउटफुल वोटर्स के नाम से वहां पर एक रजिस्टर बना, जिसमें जो हम आज ये बात कर रहे हैं कि 71 के रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मसला जो बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये डी वोटर्स के नाम से लगातार तब से ही ये मुकदमा चल रहा है। और सभी के पास अपने जो डॉक्यूमेंट, जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन थे, उनके पास डेफिनेटली वहां पर होंगे, क्योंकि ये आज सवाल नहीं उठा है, ये 2017 में सवाल नहीं उठा कि 1971 में आप थे या नहीं थे। ये सवाल 1985 से ही लगातार चल रहा है, 79 से ही चल रहा है कि आप यहाँ के डाउटफुल सिटीजन हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं बस इतना प्रैक्टिकल मामला समझना चाहता हूं सर, कि क्या आपको लगता है कि 100% जो ओरिजिनल शहरी हैं असम के या फिर हिंदुस्तानी जिनके पास शहरियत है, उन सबके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे? क्या ऐसी एक बड़ी आबादी ऐसी नहीं होगी जिनके पास डॉक्यूमेंट किन्हीं भी वजूहात से नहीं होंगे और फिर वो मुल्क से बेदखल कर दिए जाएंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये है ना ऐसा? देखिए, ऐसा शक है? नहीं सो साहब, ऐसा होता है कि एक फैमिली ट्री होता है इंसान का, जो आदमी लगातार एक शहर में रह रहा होता है, उसकी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके स्कूल्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं। मतलब आप इसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड नहीं ला सकते, आप रिकॉर्ड ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिल के अंदर कोई चोर है तो निश्चित रूप से आप इसी तरह के तर्क देंगे जो कुतर्क होंगे कि ऐसे रिकॉर्ड नहीं आ सकते। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये बड़े लंबे समय से इशू चल रहा था, ठीक है, और जैसे कि हम लेंदू जी ने बताया कि 68 लाख फैमिलीज का ये रिकॉर्ड था और 6.5 करोड़ से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बावजूद जो आसाम सरकार ने इतने वर्षों से जो इशू चल रहा था, 2013 से इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चल रही थी, उसमें ये पहला एक ऐसा कदम उठाया जिसमें कि चाहे वो पहला ड्राफ्ट चाहे वो जारी किया, जिसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन होगा, जो जेन्युइन सिटीजन होगा, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने कमलाकर त्रिपाठी जी, कमलाकर त्रिपाठी जी, जो काम आप नहीं कर पाए अब वो बीजेपी कर रही है, और जिस तरीके से इस वक्त एनआरसी एक तरह से अपडेट हो रही है, और जो तमाम तरह के जैसा गोयल साहब कह रहे हैं कि तर्क है तो कुतर्क नजर आता है कई बार, इस पर क्या कहेंगे आप? सऊद भाई, बीजेपी को तो श्रेय लेने की आदत पड़ चुकी है, चाहे वो अरिहंत पनडुब्बी हो या इस तरह का कोई भी सबसे लंबी सुरंग हो, कोई भी चीज हो, करते हम हैं, श्रेय लेने की आदत उनको पड़ चुकी है। उस पे बात इसकी नहीं है। अगर आसाम के पूरे उसको आप कंपोजिट तरीके से देखने जाएंगे तो वहां जो बेसिक इशू है वो इकोनॉमिक इशू है। वहां पर आपको याद होगा कई बार ऐसा हुआ है कि जो टी बागान्स के मालिक रहे हैं उनके मैनेजर्स को एब्डक्ट कर लिया गया है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां का जो टी बागान का मालिक होता है वो बड़ी बड़ी या तो मल्टीनेशनल्स, डंकन जैसी कंपनीज हैं, या टाटाज हैं, या इस तरह के बड़ी कंपनीज हैं जो वहां जाकर के जो है वो अपना प्रॉफिट गेन कर रही हैं, और वहां का लोकल आदमी वहां का लेबर है। तो जो असंतोष उभरता है वो विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होता है। तो इसलिए अब आ जाइए इस बात पर कि कोई सिटीजन जो है वो जो क्लेम कर रहा है, अभी बात ये भी आई सऊद भाई कि जिनको ग्राम पंचायतों से दिया गया है या इस तरह के जो लोकल बॉडीज हैं उनसे जिनको सर्टिफिकेशंस हैं वो मान्य नहीं हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा तबका जो रियल सिटीजन है वो उससे वंचित हो जाएगा। ये हमको, और आप अगर किसी को नहीं करना है तो उसके तो एक बड़ा डर है, बहाने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लोगों की दिक्कतों को कंसिडर करना है तो उसमें ये चीज तो देखनी पड़ेगी आपको कि कोई व्यक्ति आप फैमिली ट्री और रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जिनके पास जमीनें नहीं होंगी, जिनके पास वो नहीं होगा, वो कहां से करेंगे? आज जो सड़क किनारे जो लगातार कई पुश्तों से सड़क किनारे झुग्गी पर रह रहा है, यह तमाम तरह की चीजें, ठीक है आप बात कह रहे हैं भाई, बात पूरी होने दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा बहुत जल्दी से सर। नहीं, राजीव जी के समय में जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे और उस पे इंस्पेक्शंस के काम चल रहे थे। इतना आसान नहीं होता। इन्होंने कोई ओवरनाइट 1.9 करोड़ लोगों का बुनियाद आप तैयार करके गए, उसी पर अमल हो रहा है। बात है सऊद भाई, अगर हमने वेरिफिकेशंस किए, और हम आज भी तत्पर हैं हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन का क्लेम। कमलाकर जी मैं आता हूं आपके पास, आप पर आपका जवाब देना चाहते हैं अशोक गोयल साहब। मैं जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं कर्नल साहब के पास जाना चाह रहा था। एक सिर्फ मैं बड़े आदर के साथ कमलाकर जी को यही कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने दो मुद्दे उठाए कि वहां पर एक इकोनॉमिक इश्यूज है जहां पे टी बागान में आ जाते हैं, तो मैं बड़े आदर के साथ इनसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आसाम में तो अगर असम गण परिषद के कुछ ईयर्स को छोड़ दें तो पूरा का पूरा शासन ही कांग्रेस ने किया। फिर आज आप जो इस तरह की बात इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो ये आपने क्यों नहीं वहां पर उसको सॉल्व किए? दूसरी बात के राजीव गांधी जी ने समझौता किया, मनमोहन सिंह जी ने इसको स्टार्ट किया, तो आपको इस इश्यूज को कर लेना चाहिए था कमलाकर जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़ी आदर के साथ आपको सुन रहा था। आपको सुनना चाहिए, आपको कमलाकर जी जब आप बोल रहे थे तो मैं बड़े आदर से आपको सुन रहा था। आपको भी सुनना चाहिए और उसके बाद जवाब देना चाहिए। तो जो इशू आप बात कर रहे सरकारों को डिस्टर्ब करने का काम करते हो। जी मैं यही कह रहा था, मैं बड़े आदर से सुन रहा था आपको कि ये जी ठीक है सर। अशोक जी मैं आता हूं आपके पास, लेकिन कर्नल राठौर, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो यह मामला सिर्फ मुल्क की परेशानी ही नहीं है, बल्कि दो ममालिक के बीच का मामला भी है। बांग्लादेश के साथ अगर यहां पे जो तमाम गैर कानूनी तौर पर रह रहे शहरी हैं उनको यहां से एक झटके में क्या निकालना आसान होगा? क्या बांग्लादेश को यह कहना आसान होगा कि ये तुम्हारे
शहरी हैं वो उनको वापस लो, ये जो तमाम जो एस्पेक्ट आते हैं सर, इसको किस तरीके से समझना पड़ेगा? सियासी बातों को छोड़ करके मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा, एक वक्ता ने कहा कि ये आर्थिक मामला है। ये आर्थिक मामला कतई नहीं है। आसाम इमिग्रेशन की, इलीगल इमिग्रेशन की पॉलिसी पिछले 112 साल से झेल रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं गया। अंग्रेजों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां कुछ दिनों तक, जिसमें कि सैदुल्ला नाम के प्राइम मिनिस्टर होते थे। उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया। वहां कहावत कही जाती थी, ऊपर अल्लाह नीचे सैदुल्ला, और जानबूझ के ईस्ट बंगाल से लोग भर भर के लाए गए, आसाम में नजूल पड़ी जमीनों पे बसाए गए थे। ठीक है, इस चीज को और भी देखें, जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी थे, जिनका नाम था मोइनुल हक चौधरी, उन्होंने एक बोस्ट किया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि मैं तो आसाम को आपको सिल्वर की तश्तरी पे रख के दे दूंगा, चांदी की तश्तरी पे। जब कैबिनेट कमीशन की बात हुई तो बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने और मुस्लिम लीग ने आसाम को सी कैटेगरी में डाला था कि इसको भी हम बांग्लादेश के, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के साथ हड़प लेंगे। ठीक है। और ये दर्द इनका कहीं नहीं गया, वो तो गोपीनाथ बरदलोई और महात्मा गांधी के प्रयत्नों से उस कैटेगरी से निकाला गया था। ठीक है। जी हाँ। और उसके बाद अगर आप, एक किताब है मोहम्मद भुट्टो की, उसमें वो कहते हैं कि कश्मीरी एक प्रॉब्लम नहीं, आसाम भी एक प्रॉब्लम है भारत और हिंदुस्तान के बीच। ठीक है। कई बांग्लादेशी सियासतदान हैं जिन्होंने खुलेआम से कहा है कि बांग्लादेश को लेबनसम चाहिए, लिविंग स्पेस। वो बांग्लादेश की जनसंख्या वहां नहीं रह सकती, बढ़ती, उस हिसाब से उसको बाहर जाना ही पड़ेगा, जिसमें शेख मुजीब रहमान भी शामिल। लेकिन ये तो अभी आती है, तारीखी बात हो गई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को हम देखें तो ये भी बहुत ज्यादा पेचीदा है। बस वही वो मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की जनसंख्या पे आप गौर करें और मुझे इजाजत दें तो ये मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। जी हाँ, 2011 की जनसंख्या में 2001 में 30% नौ था, और जो कि 34% 2% हो गई। हिंदुस्तान के अंदर असम में हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर जनसंख्या बढ़ी तो आसाम में बढ़ी। तो ये कैसे बढ़ती है? ये क्या आर्थिक प्रॉब्लम है? ये आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सोची समझी एक चाल है पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की। जब तक आपके बात हुई थी कि कौन 71 के कागजात बहुत रखेगा, पहले से जो है वो कहीं ना कहीं गलतियां होती रही और चीजों को सही तरीके से अमल में नहीं लाया गया। आप अभी ये कह रहे हैं कि 1971 से पहले के कागजात किसके पास होंगे? आसाम में आप कुछ भी मांग लीजिए, आपको वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड यूं निकाल के दिखाएंगे जैसे कि बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। बच्चे का देखो, उनके ये सोचा समझा मैकेनिज्म चलता है वहां। और सभी ये जानते हैं कि कितनी बाकायदा एक हिकमत अमली से इसको बाकायदा अमल में लाया गया। सबसे पहला फोकस ये होता है कि आधार कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी कार्ड बनवा लो। एब्सोल्युटली। अभी आती है कि बीजेपी की नीयत पे जो छोटा सा शक है, मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूं। इसी गवर्नमेंट ने अभी बांग्लादेश के साथ समझौता करके 9000 एकड़ अपनी जमीन देके, जो एक बहुत ही वेक्सिंग प्रॉब्लम थी एन्क्लेव्स की, कुछ एन्क्लेव उधर थे, हमारे गांव उनके तरफ, उनके गांव हमारी तरफ, उसको सॉर्ट आउट किया। तो उसी के तहत बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि इस चीज को भी खत्म किया जाए, लेकिन किसी तरीके से यह बर्दाश्त नहीं होगा कि आप डेमोग्राफी बदल दें, बहुत जरूरी। अब आपकी बात आती है कि अगर कल को खुदा न खास्ता 1.5 करोड़ लोग ऐसे पाए गए कि वो हमारे बाशिंदे नहीं है, हमारे शहरी नहीं है, उनका क्या होगा? बांग्लादेश की गवर्नमेंट, चाहे आज की जो अपनी अवामी लीग की गवर्नमेंट है उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, चाहे पहले की, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे शहरी हैं।
बांग्लादेश का कोई नागरिक हिंदुस्तान में इन्फिल्ट्रेट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए जानना चाहता हूं कि तो ये आने वाले कोई वक्त में अगर तो पेचीदगी समझे बढ़ जाएगी, फिर ये कैसे हल होगा? 1.5 करोड़ फाइंड आउट तो कर दिया, 1.5 करोड़ आदमी डिपोर्ट कैसे करेंगे? ये सपना देखने वाली बात है कि 1.5 करोड़ आदमी को आप एक सियासी सिगुफा बन करके रह जाए, वो न हो। वो मैं कहता हूं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, जरा जो है वहां पर जो मकामी हालात है उसको भी जान लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया नुमाइंदे गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं मनीष शुक्ला जी। मनीष शुक्ला, बहुत आप जो वहां पर हैं बारीकी से नजर रख रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर हालात हैं। जरा जो आम लोगों में जिस तरह की बातचीत है, ये एनआरसी के जो पहले रिकॉर्ड सामने आए हैं और 1.9 करोड़ लोग जो है वो शहरी तो करार दे दिए गए, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके अंदर कैसा कौतूहल है और किस तरह का खदशा देख रहे हैं आप? देखिए जनाब, मैं काफी देर से जो तमाम नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी बातों को मैं सुन रहा हूँ और तरह तरह की बातें हो रही हैं। मैं यहाँ 2 दिन से बॉर्डर जो इलाके हैं इंडिया बांग्लादेश के आसाम से सटे उन इलाकों में घूम रहा हूँ। मैं इस वक्त डुगरी डिस्ट्रिक्ट में हूँ जो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है और ये 8 जिलों में से है जिसमें सबसे ज्यादा आप यूं कह सकते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुई है। हमने लोगों से बात की और लोग काफी खुश हैं इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से। जितने लोग पैनल बैठे हुए हैं भले वो अलग बातें कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि कब तक उनको बांग्लादेशी का ठप्पा उनके ऊपर रहेगा और अगर वो जेन्युइन है तो उनको डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो लोग बहुत खुश हैं। हमने आज दिन भर लोगों से बात की और लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर के बकायदा एनआरसी सेंटर में आज लाइन में लगे थे, अपने नाम चेक कर रहे थे। और सरकार ने भी पहले से कहा हुआ है कि कई लोगों के नाम नहीं आएंगे क्योंकि अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है। जहां तक डॉक्यूमेंट की आपने बात की है, देखिए यहाँ पर पहले 1971 से पहले के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको हाथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तमाम रजिस्टर्स हैं जिसमें उनके नाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर उनके फादर के नाम है उस रजिस्टर में तो ऑब्वियस है कि उनके बच्चे होंगे, उनको सिर्फ ये प्रूव करना है नहीं, कि लेकिन मनीष, अगर ये इतना ही आसान होता, जैसा आपने जिन रजिस्टर्स की बात की, जैसा अभी गोयल साहब भी डी वोटर्स के एक रजिस्टर की बात कर रहे थे, तो अगर ये इतना आसान होता तो फिर जो तमाम लोगों को 2 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, एनआरसी को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती और पहला ड्राफ्ट नहीं आता। ये बहुत पेचीदा मामला है मनीष। अगर हम इसको वहां पर आवाम की नजर से देखें तो आवाम क्या जो बड़ा तबका है वो इससे मुतमईन नजर आ रहा है कि एनआरसी अपडेट कर लीजिए? देखिए जहां तक हमारे लोगों से बात हो रही है लोग इस इनिशिएटिव पे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि तमाम यहाँ स्केल्स बनाए गए हैं, हल निकलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं भी दे पा रहे हैं तो आपके पास और भी तरीके हैं जहां पर आप बाद में भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस करा सकते हैं। तो ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि हल हो सकता है कि 2-4 लाख लोग, 10 लाख लोग, 15 लाख लोग इलीगल हो, लेकिन जो जेन्युइन लोग, जो जेन्युइन माइनॉरिटीज है उनको यहाँ जरूर स्टेटस, यहाँ इंडियन सिटीजन। चलिए ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से लौटेंगे तो तमाम दूसरे पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। और जैसा कि कांग्रेस से हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे थे कि बहुत से ऐसे शहरी हैं जो वाकई हिंदुस्तानी शहरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं वतन से बाहर कर दिए जाएंगे, इसका शक है। इस पर भी जरा हम बात करेंगे तफसील से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात असम की कर रहे हैं जहां पर एनआरसी ने एक नया ड्राफ्ट जारी किया है और इसमें 1.9 करोड़ लोगों को कानूनी शहरियत का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन बाकियों का वेरिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद असम में एक बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है और तमाम तरह के पहलू भी हैं। यह खदशा है कि कहीं असल जो शहरी है, असल हिंदुस्तानी है, वो महरूम ना रह जाए शहरियत से। और इन सब के बीच जो असम हिंदूज का मामला है वहां पर उनको भी लेकर के एक बड़ा पेच है जिसको लेकर के सुलझना कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है कि आखिर किस तरीके से इस बात को सुलझाया जाएगा। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अशोक गल साहब, मैं इस पर समझना चाह रहा हूं जो कमलाकर त्रिपाठी जी कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे सर, ये कहा जाता है कि न्याय अगर एक शख्स को भी गलत मिले ये कोशिश करनी चाहिए कि नहीं ऐसा हो, लेकिन
अगर यहां पर कोई वाकई जो हिंदुस्तानी है और असल शहरी है वो महरूम रह गया तो क्या उसके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी वाकया उनको शक है और जो बात उन्होंने जाहिर की मैं उसी पर पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि ये पहला ड्राफ्ट है जिसमें 1.9 करोड़ सिटीजन्स का ये उसमें ब्यौरा अभी आया है। उसके अलावा कोई भी इंडियन जो जेन्युइन इंडियन है, जिसके क्रेडेंशियल बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी ऐसा लेफ्ट आउट नहीं होगा। अभी दूसरा ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद आएगा। देखिए, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं। चलिए ठीक है, आपने ये बात कह दी, लेकिन असल में जब फाइनल ड्राफ्टिंग हो गई, फाइनल वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपने एक बड़ा तबका साइड कर दिया, लेकिन उसमें से भी अगर कुछ लोग निकल करके आए कि ठीक है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन मैं वाकई यहां का शहरी हूं, यहीं का हूं, यहीं पर हमारे दादा परदादा रहे हैं, तो फिर कैसे, अगर वो वाकई यहां का शहरी है और नहीं दे पाया सबूत, तो आप उसे बाहर कर देंगे? साहब मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि एक डर है लोगों में। देखिए, ये जितना बड़ा जन आंदोलन आसाम के अंदर हुआ तो निश्चित रूप से इसलिए हुआ क्योंकि घुसपैठ हुई, इलीगल हुई, संसाधन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर वहां पर जबरदस्ती घुसपैठ की। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ऐसा रीजन मेरे सामने मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति वहां पर 71 से पहले रह रहा हो और ये वो साबित ना कर पाए कि मैं नहीं रहा। मतलब 100% आपको लगता है कि लोग साबित कर पाएंगे अगर 71 से पहले हैं तो? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो इशू है आसाम का, मैं इवन दिल्ली में भी कह रहा हूं कि इवन दिल्ली में भी लोग प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आसाम में तो इन पर्टिकुलर, क्योंकि लगातार लगातार ये मामला आंदोलन चल रहा है, लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। कमलाकर जी, जैसे कि एक शक आपके मन में था, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप मुतमईन है कि हर एक जो असल शहरी है, असल हिंदुस्तानी, उसको उसका हक मिलेगा? इसकी यकीन दहानी करा रहे हैं अशोक गोयल जी। देखिए सऊद भाई, मैं दो चीजें पहले कहना चाहूंगा। एक तो राठौर साहब ने कहा कि वो ए पॉलिटिकल हैं, मैं उनकी सैनिक उसकी कदर भी करता हूं, लेकिन आसाम इन्फिल्ट्रेशन को आप पूरी तरह से मुसलमानों पर लिमिट कर दीजिए। क्या वहां बांग्लादेशी हिंदू माइग्रेट नहीं किए थे, इन्फिल्ट्रेट नहीं किए थे? 71 के पहले 61 में बंगला खेदा आंदोलन चला था, बंगालियों को खदेड़ो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं हुआ करते थे सऊद भाई। तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको इस तरह से सांप्रदायिक न बनाया जाए। जो बाहर से घुसपैठिया है, जो हमारे यहां का नहीं है, उसको डिपोर्ट होना चाहिए। जो हमारे यहां का है, अब बात प्रूव करने की जहां तक आती है सऊद भाई, इस हिंदुस्तान में आपको पता होगा कि अपना जिंदा रहना प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। आजमगढ़ के एक व्यक्ति हैं लाल बिहारी मृतक, उन्होंने अपना नाम ही मृतक रखा है और एक मरे हुए जिंदा लोगों की एसोसिएशन बनाई हुई है। वो सारे लोग अपने आप को ये प्रूव करना चाहते हैं कि साहब हम अभी जिंदा हैं। ठीक है कमलाकर जी, लेकिन जो वहां पर कमियां हैं, चाहे राठौर साहब हो या फिर गोयल साहब, वो यही कह रहे हैं कि आप अपने वक्त में छोटी छोटी चीजों को निगलेक्ट करते गए, चीजों को ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये हालात हैं। यानी कि आप अभी कह रहे थे कि आप बाकायदा आप एक तरह से क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रहे थे, दरअसल परेशानी ही आपकी खड़ी की हुई है, ये कहा जा रहा है। सऊद भाई, ये जो कुछ है, आसाम पीस अकॉर्ड भी साइन किया हुआ राजीव जी का था, बांग्लादेश विभाजन भी इंदिरा जी ने कराया था, नहीं तो वरना वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। आज के समय में माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो बांग्लादेश को दे दी तश्तरी में सजा के। तो क्या हम इसको मान लें कि जो है वो बहुत बड़ा गलत जानकारी होनी चाहिए? जमीन दी नहीं है, बेसिक उन्होंने जमीन को ताकि हमारी जो बाउंड्रीज हैं समझ लेते हैं, इसी बात को तफसील से समझ लेते हैं। राठौर साहब, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ, जमीन स्वैपिंग की बात हो रही है, कमलाकर जी जो बात कह रहे हैं मैं वो भी समझना चाहता हूं। बांग्लादेशी हिंदुओं का मामला है और पीस अकॉर्ड की जो बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि वो वॉलेट करता है इसी वजह से। इस पर मैं चाहूंगा कि जरा आप डिटेल में जरा बता दें। मैं आ रहा हूं कमलाकर जी, उसके जरा टेक्निकल पॉइंट्स में समझ लूं और राठौर जी इस बात को बता दे रख दे। देखिए, जो कमलाकर जी का पॉइंट है उसको मैं बताना चाहूंगा कि जो
बांग्लादेश से मुस्लिम आबादी का माइग्रेशन हुआ है, उससे वहां की डेमोग्राफी बदली है या नहीं बदली है, वो खुद उनसे मैं जवाब चाहूंगा। अभी आपसे जो वहाँ करेस्पॉन्डेंट है जो 9 जिलों में घूमे हैं, आप क्या कहना 9 जिलों के 9 हिंदुओं का माइग्रेशन नहीं हुआ? आप सुने, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं पूरा जवाब ले रहा हूँ कमलाकर, उस पर भी आ रहा हूँ। पहली चीज है डेमोग्राफी स्टेट की और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बदली है या नहीं। वहां पर मैंने आंकड़े पेश किए, वहां पर मुसलमानों की आबादी में फर्क आया कि नहीं। ठीक है, इस चीज को देखें। आपके करेस्पॉन्डेंट जो अभी ग्राउंड पे हैं और ढुबरी से बात कर रहे थे, 72% मुस्लिम आबादी है वहां पे। ठीक है सर, ये कैसे हो गई? ओवरनाइट तो नहीं हुई। अब आती है बात, उसमें हिंदू आए, मैं मानता हूं हिंदू भी आए। हिंदू वहां से अगर भागे तो परसिक्यूशन से भागे। आपको यही मैं बताना चाहता हूं कि 27% आबादी थी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की 1947 में हिंदुओं की। ठीक है, आज वो घट के 8.9% रह गई। वो कैसे आ गए? परसिक्यूशन से भाग के आए। एक आदमी आपके घर में इस पे चल रही है कि जो भागे वो सही भागे या गलत भागे? जी नहीं, इन्फिल्ट्रेशन पे बात चल रही है। जी नहीं, इन्फिल्ट्रेशन पे बात में दोनों बड़े अलग मुद्दे हैं। मैं अपनी बात पे उसको सांप्रदायिक कमलाकर जी सांप्रदायिक की बात नहीं है। इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वो इन्फिल्ट्रेटर है और उसको डिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसे बाकायदा सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। मेरी बात सुने, मैं सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयरनी ये है कि जब 2 आदमी बात कर रहे हो तो मुसलमान को मुसलमान ही कहेंगे, हिंदू को हिंदू ही कहेंगे, कोई और दूसरा वर्ड तो है नहीं। लेकिन जो पॉइंट सर, तो जो पॉइंट रेज कर रहे हैं कमलाकर जी की इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो उसमें मजहब को ना बुनियाद बना। जी नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि हिंदू वहां से इसलिए भागा और मुसलमान इसलिए भागा। जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। ये फाइन बैलेंस इन्फिल्ट्रेट किया है, वो यही दोहरा चरित्र जो है, इसी बात की आशंका होती है ना। मैं जल्दी से राठौर साहब से इस पर रिएक्शन ले लूं। राठौर साहब वेलकम कर रहे हैं, तो मुसलमान कर रहा है उसको। ठीक है कमलाकर जी, आपकी बात आ गई, इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल ले रहा हूं। आपकी बात ये मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर वहां पर से हिंदुओं की तादाद आई और वो 1971 के बाद आए, उनको अगर रखते हैं तो गवर्नमेंट का अपना स्टैंड है। ऑन पेपर वो आसाम अकॉर्ड का वायलेशन है, यानी कि वो असम जो पीस अकॉर्ड है उसका वायलेशन हो जाएगा। यानी कि उसमें भी तो ये सब बात है कि अगर इन्फिल्ट्रेट करके कोई आया है तो उसको बाहर होना चाहिए। ठीक है, अभी आप बताइए इसमें क्या है? डेमोग्राफी आपको देखने के लिए मैं इसमें इंटरवीन करना चाह रहा था। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है, पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर हिंदू प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान के अंदर आता है तो हिंदुस्तान में उसको रहने का हक है। आज तो यानी कि आप मैं ये समझना चाह रहा हूं बात कि आपको जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उन्हें निकालना है। बात सुनिए पूरी बात, मोटा आपको बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालना है। बांग्लादेश के आए अगर हिंदू हैं तो वो आपके मेहमान हैं। सुनिए, मैं मोटा ये यहाँ और कहना चाहता हूँ, मैं अमरिंदर जी आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ, मैं पूरी दे रहा हूँ। मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा एक सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, फिर 30 सेकंड ले लीजिए। कह रहा हूं आपको, उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है, लेकिन उनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। वो यहाँ पर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, अपना आधार बनवा सकते हैं, और सरकार उनको सिटीजनशिप देने पर भी विचार करेगी। ये जो 30 सेकंड ओवर हो गए, मेरी बात सुन लीजिए। कमलाकर जी ने जो कहा कि ऐसा कैसे नहीं होगा कि जो मुसलमान भी जो हिंदुस्तानी है, यही कह रहा हूं आपको, यही आपके उलझाने वाला जो उलझाने का तरीका है। आपने देश के अंदर 70 वर्ष तक इसी तरह से उलझा के रखा। कमलाकर जी, अशोक गोयल साहब, कमलाकर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक गोयल साहब,
अशोक गोयल साहब, अशोक गोयल साहब, ठीक है कमलाकर जी मैं आ रहा हूँ। अशोक गोयल साहब मेरा सवाल ले लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल जैसे मेरा सवाल ठीक है सर 30 सेकंड नहीं सर, 30 सेकंड दीजिए सर 3 मिनट हो गए सर, 3 मिनट हो गए सर, 30 सेकंड दीजिएगा, 3 मिनट हो गए सर, मेरी बात सुनिए। राजीव गांधी जी का समझौता हुआ, वो सब कुछ अलग है, वो सब कुछ अलग है, लेकिन सब कुछ लटका के रखा इन्होंने। मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं ले रहे हैं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यानी कि आपकी नजर में घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेशी मुसलमान है, अगर बांग्लादेशी हिंदू हैं तो वो आपके मेहमान हैं, और अगर आपको बाहर निकालना है तो सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालना है, हिंदू जो बांग्लादेशी आए हैं उनको नहीं निकालना। आप ये कहना चाहते हैं मोटे मोटे तौर पर, जो आपने बात कही सर मैं उसी को कोट कर रहा हूं। जी दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहली बात, यहाँ पर घुसपैठियों की बात हो रही है कि 71 के बाद कौन आया, जिसमें सर आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि जो तमाम जगह के हिंदू है वो आप यहाँ पे आके रहिए। सुनना ही नहीं चाहेंगे, अगर सब मेरे मुंह में डालेंगे तो अलग बात है। मैं आपके शब्द बोल रहा हूँ सर, सुनिए तो सही। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ 71 के बाद जो भी असम के अंदर घुसपैठ हुई है उसको घुसपैठिया कहा जाएगा, लेकिन जो भारत सरकार ने एक पॉलिसी की है, अगर किसी हिंदू उसके ऊपर एक पॉलिसी लागू की जाएगी करके उत्पीड़न कर अगर वहां पर से भगाया जाएगा, अगर यहाँ पर आएगा, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिटीजनशिप की बात नहीं हो रही है, हिंदुस्तान की भूमि में रहने का उसको अधिकार है, हिंदुस्तान उसको पना देगा। ठीक है कमलाकर जी जल्दी से रिएक्शन आपका। कमलाकर जी कम्युनल के आधार पर नहीं है ये आपका जो माइंड सेट है वो एंटी हिंदू माइंड सेट है, बिगिनिंग से भी आपने ये आपका जो माइंडसेट है वो हिंदू माइंडसेट है, एंटी हिंदू माइंडसेट है। ये अगर विश्व में सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, अगर विश्व में कहीं पर भी हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, उसका उत्पीड़न किया जाता है, उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। ये आप उसके अंदर कलर डाल। सर क्लियर हो गया। अमलेंदु उपाध्याय जी ये कैसी पॉलिसी है? तस्लीमा नसरीन को भी यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने की आजादी। अशोक गोयल साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अमलेंदु जी, कमलाकर जी एक बात कह रहे हैं और यहां पर राठौर साहब भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है चीज को, तो वो पीस अकॉर्ड का वायलेशन है। लेकिन गोयल साहब उस पर एक दलील दे रहे हैं, एक अपनी बात रख रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए मैं असल में दोनों से सहमत नहीं हूं, ना तो कमलाकर जी से और ना गोयल साहब से। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी आसाम में नारे लगते थे, हिंदुस्तानी कुत्तों बाहर जाओ। इसी आसाम में नारे लगते थे, हिंदुस्तानी कुत्तों बाहर जाओ। किन के लिए लगते थे? जाहिर सी बात है बांग्लादेशियों के लिए नहीं लगते थे, जो यूपी बिहार के लोग हैं उनके लिए लगते थे। कई घटनाएं वहां इस तरह की हुई हैं कि सामूहिक हत्याकांड हुए हैं यूपी और बिहार के लोगों के। तो मसला सिर्फ वहां एक तो बांग्लादेशी नहीं है, बाहर के लोग जो सबसे पहले जो बात कही थी, ठीक है। दूसरी बात, डिटेंशन कैंप जो है वहां, वो तो कमलाकर जी की सरकार जो थी वहां तरुण गोगोई जी उन्होंने बनाया, 15,000 लोग डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं। तो इन मामलों में ना कमलाकर जी कुछ अलग है, ना गोयल साहब कुछ अलग है। दूसरी बात, सोनोवाल जी, मैं अपनी बात सोनोवाल जी जो हैं वो आंसू और अगप की पृष्ठभूमि से आए हैं, वो संघ की या भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं। वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, इसी मुद्दे पर उनकी राजनीति हुई, इसी मुद्दे पर वो यहां तक आगे तक बढ़कर के आए हैं। उनका मुद्दा स्पष्ट है। तो ये यहां स्पष्ट करने की जरूरत है कि ये मुद्दा असम गण परिषद और आसू का है या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। अगर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है तो इसी दिल्ली में निखिल भारत उद्वस्तु समिति है शरणार्थी बंगालियों की, इसी मावलंकर हॉल में 2014 से पहले उनका सम्मेलन हुआ, नितिन गडकरी जी उसमें मौजूद थे। उनसे वायदा किया कि नागरिकता दी जाएगी। उनकी मांग यही है कि 1971 के बाद जो आए हुए से पहले जो हैं उनको सबको नागरिकता दे दी जाए। हुआ यह था कि 1971 में ठीक है सर 90 लाख लोग जो थे बांग्लादेश से वो आए। ठीक है अमरेंद्र जी, मैं आता हूं, मुझे मजबूरी है, ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा ब्रेक के बाद कि जो बात कह रहे हैं गोयल साहब की, ठीक है पहले उन्हें एक तरीके से फाइन किया जाएगा, लेकिन जो भी बांग्लादेशी हिंदू हैं उन पर जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आयत कर दी जाएगी और जो बाकी बचेंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, यानी मोटा मोटा बांग्लादेशी मुसलमान। इसी पर जरा बात करेंगे ब्रेक के बाद।
चले ब्रेक से हम वापस लौट आए और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, मैं एक बार फिर आपके ही पास आना जाना चाहता हूं कि जो बात कही जा रही है, अशोक गोयल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, मौजूदा गवर्नमेंट ये कहती है कि पूरी दुनिया में कहीं से भी कोई भी हिंदू अगर मुल्क में पनाह लेना चाहता है तो वो उसकी खैरख्वाह के लिए आगे आएगी और उसकी मदद करेगी और हिंदुस्तान में शेल्टर दिया जाएगा। लेकिन जब बांग्लादेशी मुसलमान और बांग्लादेशी हिंदू की नहीं बल्कि ओवरऑल बांग्लादेशी जो भी गैर कानूनी तौर पर यहां पर आए हैं उनकी बात होती है, तो उसको कैसे अलग किया जाएगा? क्या करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक। ओवरऑल मामला है, ओवरऑल जो मामला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं जहां पे बात खत्म की थी वहीं से शुरू करता हूं कि 71 की जो लड़ाई हुई बांग्लादेश की, उसमें 90 लाख लोग जो थे वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आए। बड़ी संख्या में उनमें हिंदू शरणार्थी थे और कुछ मात्रा में कुछ थोड़े से मुस्लिम शरणार्थी थे जो अवामी लीग के समर्थक समझे जाते थे और पाकिस्तान की जो सरकार थी, जो वहां की सेना थी, उसके जुल्म से भाग करके यहाँ आए थे, वो लोग भी थे। और केवल असम में नहीं, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, अंडमान निकोबार में, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में, उत्तराखंड में उनको ला करके बसाया गया। बंगाली कॉलोनीज रिफ्यूजीज की आज भी हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पाकिस्तान से लोग आए वो तो यहाँ हमने स्वीकार कर लिए, लेकिन जो बांग्लादेश से लोग आए हैं वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं जिस निखिल भारत उद्वस्तु समिति की बात कर रहा हूँ, उनकी यही मांग है कि भाई 1971 से पहले जो भी लोग आ गए हैं उनको सबको नागरिकता दी जाए। और ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग जो हैं वो उनसे वायदा भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हीं के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध विश्वास जो हैं वो 6 महीने से असम में जेल में बंद है। 1971 से पहले पे तो सभी मान ही रहे हैं कि भाई नागरिकता दी जाएगी अमलेंदु जी। नहीं, अब तो कहाँ है, बात आए ना कि 25 मार्च 1971 से पहले जितने भी आए हैं उनको सबको नागरिकता मिलेगी, ये बात कहीं नहीं आ रही है ना। तो अकॉर्ड में तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान सबको होनी चाहिए जो भी आए हैं। नहीं, भाई तो ठीक है 1971 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में इंदिरा गांधी सरकार थी, लेकिन थी तो भारत सरकार दी जाएगी, ये बात तो कही जा रही है। नहीं, लेकिन थी तो भारत सरकार। भारत सरकार ने जो वायदा किया, भारत सरकार जिनको लेकर के आई उनको तो आप नागरिकता देंगे ही ना। बात ये है अमलेंदु जी, ये तो जो अकॉर्ड हुआ था उसी में स्पष्ट है कि 1951 से जो 61 के बीच में जो लोग आए उनको नागरिकता दी जाएगी। 61 से 71 के बीच में जो लोग आए उनको 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको नागरिकता रह सकते हैं और नागरिकता दी जाएगी। सिर्फ बात और जो मुद्दा है वो सिर्फ 71 से बाद के लोगों का है कि उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, ये एक मुद्दा है। और दूसरा, इसको जो हिंदू और मुस्लिम में, जैसे कि राठौड़ जी ने भी बताया कि देखिए इसके अंदर एक बड़ा बुनियादी फर्क है। इस जहां पर भी विश्व के किसी भी हिस्से में जब हिंदू को उत्पीड़न किया जाएगा तो उसके ऊपर वो बात है। लेकिन मैं साउदी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप ये देखिए कि आसाम के अंदर पहली बार एक सिटीजन रजिस्टर बना है पूरे हिंदुस्तान में। तो आज तक हो रहा है, आज 1951 में है। हाँ, आज पहली बार 1951 बना था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ये यहाँ पर बना। अभी तक की सरकारें क्या करती रही है वहां पर? सिर्फ अभी तक की, कमलाकर जी सुनिए, अभी तक की सरकारें उनको एक वोट बैंक के रूप में यूज करती रही है। क्या आप अपना राशन कार्ड बनवाइए, अपना आधार बनवाइए और वोट देते रहिए, लेकिन कभी भी वो सीरियस ही नहीं रहे। कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि ऐसा रजिस्टर बना दिया जाए। आज पहली बार अगर प्रयास हुआ है और अगर असम के मुख्यमंत्री जी ने तो कह रहे हैं कि कोशिशें उनकी हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन हो तो पाया, क्यों नहीं पूरा किया आपने? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, जब 2013 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, क्यों नहीं 2016 तक पूरा किया आपने? आप भी एक ड्राफ्ट तो जारी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी भी नहीं रही, सिर्फ इन्होंने उनको डराकर उनका वोट बैंक के रूप में हमेशा यूज करने का प्रयास किया। हमेशा उनको हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स आप करते रहे। आप हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहे। आपने एक वर्ग को डराकर अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये कहते रहे, कभी भी काम करने का आपने प्रयास नहीं किया। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। आप कम से कम पहला ड्राफ्ट रजिस्टर तो जारी कर देते। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप कश्मीर में चले गए, पंजाब में अलगाववादियों के साथ आसाम की बात हो रही है तो आप पंजाब और कश्मीर चले गए। आप असम से पंजाब और कश्मीर में कहां जा रहे हैं कमलाकर जी? असम पे रहिए अभी, ठीक है, अभी असम पे बात करिए। मैं आ रहा हूं।
मैं आ रहा हूं, ठीक है। मैं राठौर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, सियासत तो इस पर खूब होती रही है और हमने देखा है कि असम में भी और इसको लेकर के यहां पर भी किस तरह से बहस हो रही है। लेकिन सर, इसका जो असल मामला है और जो ये पेचीदगी है वो हल कैसे हो, क्या ये नजर आता है प्रैक्टिकलिटी पर? आपने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का मामला है, ये सिर्फ हवाई बात लगती है कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। कहने को तो आसान है लेकिन अमल में लाना बहुत मुश्किल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये बांग्लादेश के लोगों को आसाम के अंदर गिन रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा और गुड़गांव के भी कॉलोनियों में आपको ये लोग मिल जाएंगे जिनको गिना नहीं जा रहा है। और एक ह्यूमन ट्रेजेडी या ह्यूमन डायमेंशन से आप देखें, जिस मुल्क में बांग्लादेश ने कभी भी इनको तस्दीक नहीं किया, कभी भी नहीं माना कि हमारे लोग आपके यहाँ हैं, वो साफ कहते हैं ऐसा हिंदुस्तान में कोई इकोनॉमिक आकर्षण नहीं है जो कि हमारे लोग वहाँ काम करने जाएं, छोटा डिप्लोमेट हो चाहे बड़े से बड़ा सियासतदान हो। तो अगर कल आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जिसमें 50 लाख 60 लाख या जो 50 लाख से नीचे भी लोग हैं कि उनको वापस भेजना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डिप्लोमेटिक चैलेंज होगा कि वो बांग्लादेश कैसे जाएं। जो सरकार वो 1,50,000 लाख आदमियों को वापस लेगी वो भूल जाए कि वो अगले 10 वर्षों तक बांग्लादेश में कभी सत्ता में वापस। तो सर, ये हम क्या माने, ये जो तमाम बात है, एक तरह से अटेम्प्ट तो हो रहा है, कोशिश हो रही है, वहां पर मामला बहुत ज्यादा संजीदा है, लेकिन अगर ये अटेम्प्ट हो रहा है और इसका हल नहीं निकलेगा तो फिर अटेम्प्ट की क्या जरूरत? अगर हम इसको देखें, आपको ये बताना चाहता हूं कि सियासी फायदा सिर्फ तलाश रहे सब, जितना आप विवाद अभी तक हुआ है, हमने बातचीत की है, डेमोग्राफिक इन्वेजन, डेमोग्राफिक अल्टरेशन जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और आसाम के अंदर हुआ है, वो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा गंभीर खतरा है। अभी हम आसाम की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात आपने नहीं की है, ठीक। लेकिन एक दूसरी बात ये है कि आज हमारे पास एक या थोड़ा शॉर्ट में लास्ट मिनट में आपको 10 सेकंड में पूरा करता हूं। आज आपके पास 50 लाख आदमियों की लिस्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये 50 लाख लोगों की लिस्ट आई कैसे? हाँ। मौजूदा सरकारों से पीछे की सरकारें देखी जाएं, अगर सब उनसे वोट लेते रहे, ये जो बात छिपाते रहे, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाते रहे, उनको इधर उधर पनाह दी है, तो उनका इस्तेमाल किया और अब उनको कैसे एक झटके में निकालेंगे ये भी आसान नहीं है। अमलेंदु जी, मैं इस पर आपसे भी रिएक्शन चाहूंगा कि किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं, ये मामला हल कैसे हो, बहुत शॉर्ट में सर। देखिए, मुझे नहीं लगता ये बहुत इतना आसान मसला है कि इसको तुरंत जो है वो, जैसे हमारे गोयल साहब बाबा कहते हैं, पहली बार एनआरसी जो हो रही है सर, ये ड्राफ्टिंग हो रही है, आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अभी भी मुख्यमंत्री का भी बयान जो वो ये नहीं आया कि किसी को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। उनका भी बयान ये आया कि जिनके इस लिस्ट में नाम नहीं आए हैं वो निश्चिंत रहे, प्रोसेस चल रहा है, इस साल के आखिर तक वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। वो पूरी लिस्ट आने के बाद कितने लोग आते हैं जो बाहर के निकलते हैं या जो साबित नहीं कर पाते हैं, फिर उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये सब जो है बहुत कुछ जो सरकार होगी और जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो तय करेंगे भाई क्या प्रक्रिया अपनाई। गोयल साहब, लास्ट 30 सेकंड, आप इसी पर कैसे हल निकालेंगे? आपके पास आंकड़ा आ गया, 50 लाख भी हैं, कैसे हटाएंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये एक अच्छा प्रयास है और अभी क्योंकि इसमें प्रक्रिया बाकी है, सर रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। रिजल्ट ऐसा ये पिछली सरकारें एक जैसे 50 लाख लोगों को एक साथ हटा पाना, ये बात कही जा रही, तो फिर कोशिश की क्या जरूरत? मैं यही कह रहा हूं, जैसे मनीष जी आपके वहां पर नुमाइंदे हैं जो रिपोर्टर है, वो कह रहे थे उल्लास का माहौल है, पिछली सरकारें उनको डराकर वोट बैंक के रूप में यूज करती रही, अब कम से कम अब आप ये करके उन्हें खुश कर रहे हैं। 1.9 करोड़ लोग इंडियन सिटीजन हो गए। सरकारों ने भी खुश किया सर, आप भी खुश कर रहे हैं, और खुश करते रहिए, वोट हासिल करते रहिए, मसले का हल ना हो यूं ही अटकाते रहिए। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूं सर, आपका सीरियस प्रयास है। ये जो बैलेंस है ये भी बहुत जल्दी इसका सेकंड ड्राफ्ट आएगा और उम्मीद है जो हल कब होगा ये मैं जरूर देखूंगा सर। मेरी जिंदगी रहते तक हल होता या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी, हम सब के रहते वक्त हो जाए, हम भी यही चाहते। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो तय है कि सियासत करते हैं, वोट हासिल करते हैं, लेकिन जो तमाम मसले हैं वो पेचीदा होते रहते हैं। उन पेचीदगियों को कौन सुलझाएगा, सवाल यही बड़ा है। आज का मुद्दा में बस इतना ही।